हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास जो डिस्कस कर रहे थे वो अभी ऑफलाइन हम लोग की चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश हम लोग की क्या हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, उस चैप्टर का क्या नाम था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम उसी को प्रोसीड करते हैं और उसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखो, हमने आपको बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट पहले वाला जो चैप्टर था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। उस इलेक्ट्रोस्टैट में हम जो चार्ज का अध्ययन कर रहे थे, सर वो क्या था? वो क्या था अपना? स्टैटिक। अब स्टैटिक के बाद जो नए चैप्टर पे हमने मूवमेंट किया है, उसमें जो चार्ज है उसका क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? मूवमेंट। तो हम लोग वहीं से ट्राई करते हैं अपनी चीजों को प्रोसीड करना की। सर धारा। अब धारा, चूंकि ये चैप्टर क्या है, वैद्युत धारा वाला है, तो सर वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आपने कहा कि सर आवेश प्रवाह की जो दर होती है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर? धारा से। ठीक। अब सर अगर हम बात करें कि सात सर हमारे भौतिक राशियां होती हैं, उनमें धारा को भी हम लोग क्या है, इंक्लूड करते हैं। तो धारा को सर हम मूल राशि के रूप में यूज करते हैं, पहली बात। तो सर ऐसी क्या चीज है कि उसे हम मूल राशि के रूप में यूज करते हैं? तो आप कहेंगे कि सर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी हो या पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म हो, उनमें हम मेन रोल किसका देखते हैं? धारा का। इस वजह से हम धारा को क्या लेते हैं? मूल राशि। अब बात आती है कि कोई भी राशि हो, उस राशि का सर अगर हमको निर्धारण करना है कि सर वो क्या है, सदिश, या सर वो क्या है, अदिश। तो सदिश और अदिश के लिए आपने देखा है कि सर वो भौतिक राशियां जिनका मान होता है, मान होता है यानी कि परिमाण, और साथ में सर उनकी क्या होती है, दिशा। जिन भी भौतिक राशियों का मान और दिशा होती है, वो किसकी कैटेगरी में जाती हैं? सदिश। और जिनका दिशा या मान में से कहीं भी कुछ भी कम होता है तो क्या कहलाती है? अदिश। तो फिर सर अगर बात करो, तो करंट की बात करो, तो इसमें क्या है? सर मान भी है, जैसे 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, एम्पियर। और सर धारा की दिशा भी है। तो परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी हम करंट को अदिश लेते हैं। उसका सर रीजन क्या है? तो रीजन के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, सर ये एक वायर है, ये वायर सर दो पार्ट्स में यहां ब्रेक है। इस वायर में जो करंट बह रही है वो कितनी है सर? आई। इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उसको हम कितना कंसीडर कर रहे हैं? I1। इस ब्रांच में जो धारा जा रही है उसको क्या यूज कर रहे हैं हम सर? I2। तो हमने ये देखा है कि ये जो आई है, इस आई की जो वैल्यू है वो दोनों आई के योग के बराबर हो रही है। जबकि अगर वेक्टर एनालिसिस की बात करो, तो सर वेक्टर की बात करो तो वेक्टर का जो जोड़ है वो इस थीटा पर डिपेंड करता है। लेकिन इसी वायर को सर अगर हम ऐसे ना करके ऐसे कर दें, तब भी इस थीटा का इफेक्ट आई पे नहीं पड़ता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सर वेक्टर योग के नियम का पालन ये धारा करती नहीं है, या समांतर चतुर्भुज के योग का पालन ये धारा नहीं करती है। इस वजह से हम धारा को क्या लेते हैं? अदिश। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सर हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, उनमें अलग अलग टाइप की चीजें रहेंगी, और उन टाइप की चीजों को हमको अलग अलग निकाल के, जैसे आप इंटीग्रल का जब यूज करेंगे, तो जैसे मैं आपसे कहूं, 0 से लेके और 5 मिनट तक जो धारा बही या जो आवेश हुआ उसका मान क्या है? तो सर 0 से 5 तक मतलब स्लॉट में जा रहा। तो यहां हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तब हम उस चीज को ढंग से समझेंगे। देखो अगले टॉपिक पे हम आते हैं। अगला टॉपिक है अनुगमन वेग। ठीक। तो अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अगर मैंने आपसे कहा सर हमने कोई भी ये क्या लिया, कंडक्टर, ठीक, हमने सर क्या लिया, कंडक्टर। अब सर अगर नॉर्मल कंडक्टर को हम ऑब्जर्व करें, तो इस कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या इसमें करंट बहे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये सर रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
रैंडम मोशन इधर उधर। और जब सर ये रैंडम मोशन करेंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, या सीधी सी बात कह लो कि इनका जो औसत वेग है वो क्या हो जाएगा, शून्य। जब हमने इसको किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, अगर सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है तो इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य। अब सर औसत वेग अगर शून्य है तो इसमें तो हजारों इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो सर आप कहेंगे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, u1, सर दूसरे की कितनी है, u2, सर तीसरे की कितनी है, u3, डॉट 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 करके लास्ट वाले की क्या है सर, un। और आपने अभी कहा कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेलोसिटी का जो औसत वेग है वो क्या होता है, शून्य होता है, इसी वजह से इसमें कोई भी करंट नहीं बहती। अब सर आप इसका अगर औसत लेंगे तो ये क्या आएगा, कुल जो वेलोसिटी है और जितने पार्टिकल हैं उनकी बात करो तो ये क्या आ जाएगा सर। अब सर अगर हमने इसी कंडक्टर को किसी सोर्स से सर जोड़ दिया, किसी सोर्स से जोड़ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नियत वेग से आगे बढ़ने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा उसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चलने का सीधा सा मतलब क्या है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहेगी, करंट। तो आपसे कहा कि सर ये जो अभी हमने जो कंडक्टर लिया उस कंडक्टर को सर एक बैटरी से सोर्स से जोड़ दिया, और सर अब क्या हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये निश्चित गति से क्या करने लगे सर, आगे बढ़ने लगी। और आगे बढ़ने लगी मतलब सीधी सी बात है क्या है सर, धारा वही, क्या वही, धारा। इतनी बात पे दिक्कत तो नहीं है। अब सर आपने यहां सोर्स लगाया, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज है। और पिछले चैप्टर्स में हमने आपको बताया क्या कि सर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये फोर्स, ये क्या करेगा, एक फोर्स को फील करेगा जिस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई, है ना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई, तो ये ई होगा और ये क्या होगा, ई। अब सर ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर सर एसेलरेशन क्या फील होगा, तो आप कहोगे ई ई अपॉन एम। कितना होगा, ई ई अपॉन एम। अब अगर हमने आपसे कहा, हमने आपसे कहा कि सर पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की आप बात करो, तो सर पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, v1। और v1 बराबर कितना हो जाएगा सर, u1। और v बराबर क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, तो ये क्या हो जाएगा u1। और ये e सर अभी हाल आपने निकाला, ई ई अपॉन एम इंटू ये क्या हो जाएगा सर, टाउ वन। टाउ वन क्या है सर, ये इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो टक्करों के बीच में जितना समय लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ वन। उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलेंगे, टाउ वन। ऐसे ही बात करो सर दूसरी वेलोसिटी की, तो ये कितना होगा, u2 प्लस के ई ई अपॉन एम, और ये टाउ टू। सर ऐसे ही तीसरे की बात करो तो भी सर ये क्या हो जाएगा, u3, ये क्या हो जाएगा, v3 बराबर u3 प्लस के ई ई अपॉन एम, और ये टाउ एन। ऐसे ही डॉट 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 करके अगर हम चलते हैं तो सर लास्ट में जो ये वी एन आता है वो आता है सर यू एन, और सर ई ई अपॉन एम, और ये टाउ एन। अब सर अनुगमन वेग से क्या मतलब है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इनकी जो वेलोसिटी है उनका अगर हम औसत निकाल दें, ये जो वेलोसिटी है इंडिविजुअली हर एक इलेक्ट्रॉन की, उसकी वेलोसिटी का अगर हम औसत निकाल दें तो उस औसत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सर आप औसत निकाल दो, औसत निकालने के लिए कुल वस्तु बटे कुल संख्या, तो यहाँ पे क्या थी, चाल, और कितने पार्टिकल की चाल थी, एन। तो यहाँ पे अगर हम औसत निकालते हैं तो ये कितना आएगा, v1 प्लस v2 डॉट 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 करके vn, और ये कितने से भाग दे देंगे सर, n। कितनी बात है। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, सर इस पार्टिकल मतलब इन पूरी वेलोसिटियों को हमने अलग लिया। जैसे मैंने आपसे कहा सर 1/4 है और 1 प्लस 2 मान लो ऐसे है, तो इसको सर क्या लिख दें सर, 1/4 प्लस 2/4, ऐसे ही है। तो इसको अगर हम अलग अलग डिफाइन करें तो देखो ये है u1 प्लस u2 डॉट 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 करके un,
और मैंने एन से क्या कर दिया, भाग। ठीक, और बाकी ये जो चीज बची इसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस में है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस में ई ई अपॉन एन। एग्री। अब भाग तो एन से इधर दे दिया और एन ई से इधर दे दिया, तो ये कितना आया, टाउ वन डॉट 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 करके टाउ टू डॉट 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 करके कितना आया, टाउ एन। अब अभी बताया कि सर शुरुआत का जो औसत वेग है वो क्या होता है, शून्य, तो ये तो गया। अब बची बात एन की, तो एन को हम कहाँ ले जाएं, अंदर, एन को कहाँ ले जाएं, अंदर। तो ये आपसे बताइए ये औसत वेग क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। और ये कितना हुआ सर, ई ई अपॉन एम, और इधर क्या आ गया सर, टाउ वन टाउ टू डॉट 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 करके टाउ एन, और नीचे भाग कितने से सर, एन से। ठीक है, इस जो टाउ वन अलग अलग विश्रांति काल का जो योग है उसका अगर हम औसत निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। उसको क्या बोलते हैं हम, टाउ। तो यहां हम वैल्यू कितनी रख देंगे, टाउ। तो वीडी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, ई ई अपॉन एम, और ये क्या आ गया, टाउ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वीडी के बीच में हम लोग रिलेशन की बात करें तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की। इतनी बात क्लियर है। तो एक तो हमने ये क्या कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। सर धारा में और अनुगमन वेग में संबंध क्या होते हैं। ठीक, अभी इसके एप्लीकेशन आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मैंने आपसे कहा सर ये क्या है, कंडक्टर है। नॉर्मली कोई भी आप तार लो ना सर, वो बेलन के आकार का रहता है ना। जैसे ये क्या है, बेलन ही है एक प्रकार का, सुई है, उसको फुला दो तो वो क्या है, बेलन। नॉर्मल तार को भी आप देखते हो तो वो क्या है, बेलन। तो अगर मैंने कहा सर इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ए, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है सर, एल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपसे कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है सर, एन। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब अगर एक लेंथ एक ब्रेथ और एक हाइट लें तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एन। एग्री। तो तुमसे कहा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो कहोगे सर वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू क्या होता है, लेंथ। ये तो वॉल्यूम हो गया। और पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन। तो ये क्या हो गया, एन ए एल। इतनी बात है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, ई। तो ये क्या हो गया सर, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से। एग्री। तो क्यू बराबर कितना हो गया, एन ए एल ई। क्लियर। अब सर आप ही ने कहा कि आवेश प्रवाह की जो दर है उसको हम लोग किससे बोलते हैं, एन ए एल ई अपॉन ये कितना हो जाएगा, टी। और तुम्हें पता है समय यानी कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और ये क्या होता है, चाल। यहां डिस्टेंस हमने कितनी ली है, एल, तो यहां कितनी रख देंगे, एल। और चूंकि ये वेलोसिटी है और यहां वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट यानी कि वीडी, तो यहां पे उठा के रख दो। तो Q अपॉन टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एन ए एल ई, और ये कितना आ जाएगा, एल ये था और सर वीडी ये था। ये वीडी चुपचाप ऊपर चला गया, एल से एल को हमने हटा दिया, तो ये क्या आ गया, एन ई ए वी डी। और यही क्या आ गया, आई की वैल्यू। तो आई कितना आ गया, आई बराबर एन ई ए वी और ये क्या, डी। ठीक। तो धारा में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग में क्या संबंध आ गया, आई बराबर एन ई ए वी डी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो सर एक बहुत बड़ा रूल है, अभी पूरी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे उसको। उसको बोलेंगे सर हम, उसको हम बोलेंगे ओम्स ला। क्या बोलेंगे, ओम्स ला। तो सर ओम्स ला भी यहीं से निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, आप देखो सर, ओम्स ला कहता है ओम्स ला कहता है कि सर भौतिक अगर अवस्थाओं को आप चेंज ना करें, मतलब फिजिकल चीजें चेंज ना हो, जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, तो अगर कोई भी आप कंडक्टर लो तो उस कंडक्टर के लिए जो ये निकलता है जिसको बोलते हैं हम क्या, वी,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है सर? आर की। या आप ये कह लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बी। ठीक। अब हमको ये निकालना है कि सर ये निकलेगा कैसे। तो हमने आपसे अभी बताया वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था? आई बराबर सर एन ई ए वी डी। एग्री। अब वीडी को हम लोग सर यहां क्या लिखते हैं? एक्चुअल में वीडी क्या है? ई अपॉन एम, और ये क्या था सर? टाउ था। तो उठा के इसको अगर रखो तो आई बराबर एन ई ए, और ये क्या हो गया? ई अपॉन एम, और ये क्या हो गया सर? टाउ। ठीक है। अब अगर ई की बात करो तो सर दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। और वो प्रभाव प्रवणता किसके बराबर होता है? ई। किसके बराबर होता है? ई। तो अगर ई को हम लोग लिखना चाहें तो क्या v अपॉन एल लिख दें? v अपॉन एल लिख दें तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी? एन ई स्क्वायर। ये हो जाएगा, ई को लिख दें क्या? v। ये कितना? एल। ये कितना? टाउ। ये कितना? एन। ठीक है। हमने उठा ये दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? ई के। तो ई को हमने v अपॉन एल के रूप में लिख दिया, जहां v क्या है? पोटेंशियल। तो अब तुमसे कहा कि सर आप एन ई स्क्वायर को आप रहने दीजिए, ठीक, ये v है, आप इस v को होल्ड करिए। क्यों? क्योंकि हमको v चाहिए। तो देखो अगर हम यहां v लें तो देखो v बराबर क्या आ जाएगा? आई एल एम अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ ए। बात समझ में आई? इतना हुआ। अब किसी भी कंडक्टर के लिए देखो मास तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है? कांस्टेंट। ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट। एक स्पेसिफिक चालक के लिए टाउ की वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट। ए भी क्या है? कांस्टेंट। ठीक। तो अगर इसी को हम लोग देखें तो वी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है? देखो इस पूरे को हम लोग क्या कह लें? तो ये v की वैल्यू क्या निकल के आती है? आई। और ये जब पूरी चीज कांस्टेंट है तो इसी पूरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आर। ठीक। तो यही तो था काय का रूल सर, ओम का, कि v और I का जो रेशियो है वो किसके बराबर आता है? आर की। ठीक है। तो देखो पहली बात समझ लो, आर की वैल्यू कितनी है सर? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। जहां m क्या है आपको पता है, l क्या है पता है, n क्या है क्लियर है, e की बात करो ठीक है, t टाउ क्या है विश्रांति काल, और a क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो r की जो वैल्यू है वो रखना दिमाग में, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। क्लियर। अब किसी एक मटेरियल के लिए ध्यान देना, किसी एक मटेरियल के लिए ये जो वैल्यू आई है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये भी क्या होती है? कांस्टेंट किसी मटेरियल के लिए। तो अगर इसकी कांस्टेंट की बात करो तो ये क्या हो जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होती है? रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, जो हम लोग लिखते भी हैं, तो वो क्या लिखते हैं सर? आर बराबर रो एल अपॉन आता। ठीक है। तो पहली हो गई सर वीडी की डेफिनेशन। वीडी मतलब अनुगमन वेग। आप सोर्स से जोड़ दोगे, एक नियत वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जाएंगे तो सर धारा बहेगी, सीधी सी बात है। वीडी ई अपॉन एम टाउ। क्लियर। दूसरा हमने आपको बताया कि आई बराबर एन ई ए वी डी। आई क्या है? धारा, और वी डी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद तीसरा हमने प्रूफ आपको बताया कि ओम का जो नियम है वो इसी से ड्रॉ होता है, और ओम का नियम जो कहता है वो हमने पूरा इससे देख लिया। ठीक। अब उसमें जो मेन चीज निकली वो क्या थी? आर। आर को एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए लिखते हैं। दूसरा
सर विशिष्ट प्रतिरोध जो किसी एक मटेरियल के लिए निश्चित होता है और उसकी वैल्यू कितनी निकलती है, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। कितनी निकलती, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अभी ये यूज होंगे इसलिए मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बात हुई। अब सर प्रतिरोध तो पढ़ लिया, हर एक एग्जाम में तार को सर खींच देता, तार को खींच देता। तो किसी तार को खींचेंगे तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग का वो है नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमने कहा सर हमारे पास एक तार है, अभी आपको बताया सर बेलन के आकार का होता है, ठीक। तो एक तार है। अब सर तार है तो जितना चाहे खींच दो आप, कोई भी चीज खींचने पे वॉल्यूम तो परिवर्तित होगा नहीं। और अभी आपने दो चीजें बताई हैं, उनमें सर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ले रहे थे, ए, और लेंथ कितनी ले रहे थे सर, एल। इतनी बात क्लियर है। तो अभी याद रखना वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, चाहे आप तार को मतलब दबा के मोटा कर दीजिए या खींच के लंबा कर दीजिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब सर हमने इसको खींच दिया, इस तार को हमने खींच दिया मतलब और लंबा कर दिया इसे। तो सर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम अगर बात करो प्रारंभ में कितना था सर, ए1। लेंथ कितनी थी सर, एल1। बाद में सर ये एरिया कितना हो गया, ए2, और लेंथ कितनी हो गई सर, एल2। तो बताओ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ए1 इंटू एल1 ये इसका वॉल्यूम आ गया, और ये क्या किसके बराबर हो गया, ए2 और क्या सर, एल2। एग्री। अब सर अगर बात करो तो ए1 अपॉन ए2 की जो वैल्यू है वो एल2 अपॉन एल1 के बराबर आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हम एक मान लें। अब हमने पढ़ा कि सर ये जो प्रतिरोध होता है आर, प्रतिरोध की बात करो तो सर ये रो एल अपॉन ए होता है किसी एक कंडक्टर के लिए, या एक ही मटेरियल लें उसी के तार को खींचें तो रो तो चेंज नहीं होता, चेंज होती है लेंथ और चेंज होता है ए। तो इसी में अगर हम रखें प्रारंभिक में प्रतिरोध R1, प्रारंभ में लेंथ L1 और प्रारंभ में एरिया A1, ठीक है। तो मैं यहीं रख रहा हूं उसको। सर ये रखा हमने R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, R2 बराबर सर रो L2 अपॉन A2। सर दोनों को डिवाइड कर दिया तो रो से तो रो गया, ये क्या आ गया, L1 अपॉन A1, और ये कितना आ गया सर, A2 अपॉन A1। और अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सर ये A1 L1 बराबर क्या, A2, और ये सर L2, जहाँ से सर A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू आ रही थी वो थी L2 अपॉन L1, ठीक है। उठा के हमने A2 और A1 की वैल्यू इधर से रख दी, तो ये कितना आ गया, L1 A1, A2 अपॉन ये कितना हो गया, L2। ये कितना हो गया, A2 अपॉन L2। तो ये L1 और L2 को तो हमने अलग निकाल दिया, और ये A2 अपॉन A1 को देखो तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। तो ये हो क्या गया एक्चुअल में, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि ये तार था सर एल लेंथ का था, हमने खींच को इसको कितना कर दिया, एन गुना, कितना कर दिया, एन गुना। तो यहाँ सर R1 और R2 की जो वैल्यू निकली तो वो प्रारंभिक लेंथ कितनी थी सर, एल, खींच के कितनी कर दी सर, एन एल, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, इससे इसको हटा दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/n²। कितनी आ गई, 1/n²। तो R2 की वैल्यू, R2 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, n² इंटू R1, ठीक है। तो किसी तार को हम खींच दें n गुना,
अब एन में आप 2 गुना 5 गुना 50 गुना खींचते जाओ, यहाँ पे भर देना एन, तो हम लोग की वैल्यू निकल आई। क्लियर। अब सर यहीं पे चेंज आ जाता है प्रतिशत वाला, कि हमने तार की लंबाई कितनी खींच दी, 10%, 20%, 50%, तो हम परसेंटेज को रख लेंगे यहाँ पे और आंसर निकाल देंगे। ठीक। अब आते हैं दूसरा। सर ये जो तार है, अभी तो आपने बात की सर लेंथ की, अब बात करते हैं सर क्या, कि ये जो तार लिया है, इस तार को ऐसे खींचा, ऐसे खींचा कि सर इसका जो, ये जो क्रॉस सेक्शनल का जो एरिया है, तो बेलन के लिए सर ये आर होगा, तो ये आर यानी कि जो रेडियस है वो चेंज, क्या चेंज हो गई, रेडियस। तो तुमसे कहा प्रारंभिक रेडियस कितनी सर, R1, और बाद की रेडियस कितनी सर, R2, ये लेंथ कितनी सर, L1, ये कितनी सर, L2। ठीक है, मतलब ये एरिया तो A1 ही है, रहने दो, ये एरिया कितना है, A2, रहने दो। हमको इस बार R1 और R2 में वेरिएशन करके बताना है कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो कितना गुना होगा या कितना कम होगा। तो फिर वही, वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो A1 V1 सॉरी A1 L1 बराबर A2 L2। ठीक। और सर ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ये सर्किल होता, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो निकलता क्या है एक्चुअल में, पाई R1 स्क्वायर। ये जो है ना इधर का, इसका जो एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जो रेडियस कितनी हो जाएगी, R1, तो ये पाई R1 स्क्वायर L1, और ये कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से हमने सर पाई को उड़ा दिया, हमको इस बार रिलेशन काय में चाहिए, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर में, तो हमने वैसे ही लिख लिया सर L1 अपॉन L2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। एग्री। अब फिर सर वही क्या, R बराबर रो L अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए। सर प्रारंभिक जो प्रतिरोध कितना था सर, R1, रो तो एक मेटेरियल का सेम है, ये सर L1। इसको सर आप ए को इस बार क्या लिख दीजिए, पाई R1 का स्क्वायर, और सर मान लीजिए दूसरा रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, रो L2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। सर पाई से पाई ने कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, L1 अपॉन R1 स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा सर, R2 स्क्वायर अपॉन L2। हमको सर इस बार आर चाहिए, आर चाहिए तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू उठा के रख दो। L1 अपॉन L2 की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से कितनी थी, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, रखो, इधर रखा वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, और इधर कितना आ गया, L1 और L2 की, ये R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर कितना आ गया ये, R2 की पावर 4, R1 की पावर 4, इसी को सर लिख लो ब्रैकेट में सर, R2 और R1 की पावर 2। ठीक है। जैसे हमने तार को खींचा, तार को खींचने के बाद सर देखा कि वो जो रेडियस आई है वो कितनी हो गई है, दुगनी। रेडियस कितनी हो गई है, दुगनी। तो अगर दुगनी हो गई तो यहाँ प्रारंभिक रेडियस कितनी रख दो, R, और दुगनी रेडियस मतलब कितनी रख दो, 2R। तो ध्यान से देखना कि ये R1 और ये सर R2। आप कह रहे हो कि सर R1 और सर ये R2, ये कह रहे हो आप कितनी सर, 2R, मतलब दुगनी हो गई, और पहले कितनी थी सर, R। इससे आप क्या कर दो, सॉल्व कर लो, तो जो R2 की वैल्यू है वो सर R1 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गई। ठीक है। अब वो रख देगा वैल्यू के, R कितना हो, 100, प्रारंभिक पर तो कितना हो, 100, काट कूट देना तो आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, 5 चीजें हम लोग की हो गई हैं। अब देखो एक चीज देखो, आपने सर कहा R जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ ए। ठीक।
हमने कहा सर आपने कंडक्टर का जो ताप है वो बढ़ा दिया, टेम्परेचर है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब तुम हमको सोच के बताओ कि अगर सर हीट आपने बढ़ा दी या ताप आपने बढ़ा दिया, तो जो टक्करों की संख्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन किसी से टकरा रहा, टकराने के बाद दूसरे से टकरा रहा, तो मैंने आपसे बताया किन्हीं दो टक्करों के बीच में जो समय यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। तो विश्रांति काल, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर तेज तेज होगी ना, और जब टक्कर तेज तेज होगी तो तुम बताओ एक टक्कर दूसरी तीसरी, मतलब ऐसी टक्कर जल्दी जल्दी हुई ना, तो विश्रांति काल क्या घट नहीं गया, विश्रांति काल घटा, इसका मतलब क्या, आर बढ़ा। तो सीधी सी बात समझना, सर टेम्परेचर आपने एनहेंस किया तो टाउ का मान सर घटा, टक्कर जल्दी जल्दी हुए तो टाइम घटा, और जब टाइम घटा तो प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ा। तो पहली बात यह है कि कोई भी आप सर चालक ले लो, तो चालक पे जो ताप का प्रभाव पड़ता है, चालक के प्रतिरोध पर ताप का जो प्रभाव पड़ता, वो कहता है कि सर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टाउ आपने घटाया, टाउ घटा तो आर सर आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अब सर अगर हम बात करें, ये आते हैं काय में सर, फोर्थ ग्रुप में, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो क्वेश्चन आते हैं कि सर ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या है, चालकों का तो प्रतिरोध क्या है, ताप बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, ताप घटाने पे घट जाएगा। ठीक है, अब इधर है अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा या ताप घटाने पे घटेगा। तो देखो सर, ये जो अर्धचालक होते हैं सर, उनकी एनालिसिस तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, लेकिन सर उनके पास होता क्या है, ये होता है वैलेंस बैंड, और सर ये क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और ये जो होती है इसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी, मतलब इसके बीच में जो ये दूरी है इसको बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। अब आपने सर टेम्परेचर बढ़ाया तो इससे जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होने का मतलब इतना आप समझिए कि जो एन की वैल्यू है, जो हमने बताई आपको, पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपने ही तो बताया अभी कि जो ये रो होता है या ये जो आर होता है, तो आर की जो वैल्यू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो देखो एन बढ़ गया यहाँ पे, एन के बढ़ने से आर क्या गया, घट, आर क्या गया, घट। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ अर्धचालकों के केस में एन की वैल्यू बढ़ जाएगी और आर की वैल्यू घट जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, आर घटेगा, किसका, अर्धचालकों का। यही सेम चीज होती है किसमें, विशिष्ट प्रतिरोध में। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर चालकों के लिए लो तो कितना आता है ये सर, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। चालकों में टाउ घटता है तो रो बढ़ता है, और अर्धचालकों में सर यहाँ एन की संख्या बढ़ती है तो एन रो घट जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई अपनी। अब देखो हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझाते हैं जल्दी जल्दी जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा, तांबे का एक तार है, देखो कह रहा है तांबे का एक तार है, उसमें 1 मिली एम्पियर की धारा बह रही, किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ये सीधा आपका क्वेश्चन है। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया था कि सर एक तो सर आपने बताया अभी के Q बराबर क्या होता है, आई टी, और यहाँ वो हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको बताया था कि सर Q जो होता है वो क्या होता है सर, एन ई के बराबर। तो एन ई बराबर आप कितना होल्ड करोगे, आई टी, एन ई बराबर कितना, आई टी। हमको सर इलेक्ट्रॉन चाहिए ना पर सेकंड में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तो हम एन से ही शो करते हैं। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई, आई कितना है, एक,
मिली एम्पियर। तो मिली को बदलने के लिए हम 10 की घात माइनस के 3, ये काय में हो गया एम्पियर। इसकी बात करो, ये कितना हो गया ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 90। इसको इधर काटो, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8, ये 5 ये 8 गुणा ये 10 की घात, ये 19 गया, 16 खा गया, कितना बचा 3 को खा गया कितना 16, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 6 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंचे 40, शिफ्ट करा दो तो 6.25 गुणा 10 की घात 15 क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑप्शन है अपना वो क्या आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 15। एग्री। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ। देखो कह रहा किसी चालक में, क्या कह रहा, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है v, जबकि इसमें प्रवाहित धारा कितनी है सर I। एग्री। यदि चालक की त्रिज्या एवं इसमें प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए, कितना दुगना, तो अनुगमन वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अनुगमन वेग और धारा में आपने कोई संबंध बताया था। तो पहला हमने डिस्कस किया था जिसको हम लोग बोल रहे थे कि अनुगमन वेग दैट इज क्या वीडी, इसकी जो वैल्यू आ रही थी सर वो ई अपॉन एम, और सर ये आ रहा था सर टाउ। ठीक है, हमको तो सर धारा वारा दी आई, तो इसमें तो धारा है ही नहीं, तो धारा के लिए हमने दूसरा डिस्कस किया था जिसको बोल रहे थे सर आई जो करंट बहती है वो एन ई ए वी और ये सर डी। ठीक है, इतना है। अब सर आप अनुगमन वेग की कर रहे हो बात कि वो चेंज कितना होगा, तो तुम अनुगमन वेग को होल्ड करो और पूरे सिस्टम को उठा के कहा नीचे, तो वी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई अपॉन एन ई ए, तारवेलन होता पाई आर स्क्वायर, रख दो एक ही वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा सर आई, ये कितना हो जाएगा एन ई, और ये कितना सर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर देखो तो काय के आई के और आर स्क्वायर के है, और चेंज यहां क्या हो रही है, एक तो त्रिज्या और दूसरी धारा, तो कर दो। देखो यहीं देखो यहीं करे ले रहे हैं। ठीक, देखो सर पहले मान लो क्या है वी डी, और दूसरी क्या मान लो सर वी डी डैश। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आई वन पहले की, सर आर वन स्क्वायर पहले का, आई टू दूसरे की, और आर टू स्क्वायर दूसरे का। इधर से आप देखो तो ये आई वन, ये कितना सर आर वन स्क्वायर, ये कितना सर आर टू स्क्वायर, ये कितना सर आई टू, रख दो उठा के। आई पहले कितनी थी, मान लिया सर आई, प्रवाहित धारा कितनी कर रहे हैं दुगनी, तो यहाँ आई टू की वैल्यू कितनी 2i, रख दो। ये आई टू कितनी सर 2i, एग्री। आर टू कितना कर रहे हैं सर, ये जो रेजिस्टेंस है त्रिज्या है इसको भी क्या कर रहे हैं दुगना, तो आर टू कितना हो जाएगा सर, पहले कितनी थी आर, अब कितनी हो गई 2r, और इधर कितना सर आर का स्क्वायर। ठीक, आई से काट दो आई को, इधर कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, इधर कितना हो गया सर 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये गया तो कितना आ गया 2, तो सर सीधी सी बात है वी डी और वी डी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/2, तो वी डी डैश कितना आ गया, नहीं सॉरी 2 आ गई ना, कितनी आ गई 2, 2, तो वी डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई वी डी अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया वी डी अपॉन 2, तो वी हमने माना तो वो कितनी हो जाएगी वी डी अपॉन 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ गया होगा ये, इसको हम इरेज करें तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
देखो कह रहा सर धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ई एम और टाउ में समानुपाती होती है। किस टाइप से? तो अभी हमने मोबाइलिटी तुमको बताया नहीं है, लेकिन हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो सर पर यूनिट तो ले लो आप क्या सर, फील्ड, और ये ले लो क्या सर आप, वी डी, जिसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनका जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं मोबाइलिटी, जिसको बोलते हैं हम म्यू। ठीक है, तो सर आप ही ने बताया कि वी डी बराबर क्या होता है, ई ई अपॉन एम, और सर ये क्या होता है सर, टाउ, और ये क्या होता है सर, ई से ई कट गया, तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ई टाउ अपॉन एम। ठीक, कौन सा ऑप्शन था, ई टाउ अपॉन एम। कितना हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये देखो तीन तार हैं, उनके हमको मासेस दिए हैं, द्रव्यमान दिए हैं, और वो कितने हैं, तो सर वो दिए हैं m1 रेशियो में सर m2 रेशियो में सर m3, और इनकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 1:3:5। दूसरा है सर इनकी लंबाइयाँ दी हैं, वो कितना है L1 रेशियो L2 रेशियो L3, और वो किसके बराबर आ रहा है, 5, 3 और 1। सर प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, सर आपने बताया कि एक तो R का जो फॉर्मूला होता है वो रो एल अपॉन ए होता, हमको सर एल तो दिया है लेकिन मास गायब है यहाँ पे। जब मास गायब है, द्रव्यमान गायब है, तो हमको मास के थ्रू बनाना पड़ेगा, ऐसे ही तो होगा। तो तुमको मैंने बताया कि सर घनत्व जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मैं v को लिखना चाहूँ, v को लिखना चाहूँ, तो तार क्या होता है, बेलन के रूप में, तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, m, और मान लिया सर एरिया कितना है a, और लेंथ कितनी है उस तार की, l, उस तार की कितनी है l। तो देखो जो m की वैल्यू आ गई, या हमको यहाँ देखो a चाहिए ना, a, तो a की जो वैल्यू है वो क्या, मैं m अपॉन डी एल लिख दूँ, देखो इधर लिखो, ए की जो वैल्यू है वो क्या, मैं एम अपॉन डी एल लिख दूं, जहां एम मास है, डी घनत्व है, और एल डेंसिटी है। ठीक है, इसको हमने यहां रखा, इसको हमने यहां रखा, तो आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, रो एल, इधर कितना एम, और ये कितना डी एल, ये पहुंच गया सर ऊपर, तो ये रो एल स्क्वायर, और ये सर डी, और नीचे कितना सर एम। अब हमको साफ दिख रहा है कि ये जो आर है ये एल के पावर 2 के समानुपाती और एम की पावर 1 के समानुपाती। बाकी किसी भी सब्सटेंस का डी तो सेम रहेगा, तार देखो है ना, तो डी नॉर्मल, रो नॉर्मल, तो हम एल और एम की वैल्यू यहां उठा के रखें, तो देखो देखो सर आर, देखो इतना आया, देखो देखो आर की जो वैल्यू आई वो एल स्क्वायर अपॉन एम के रूप में है। तो बताओ, मान लो आर वन हमको निकालना है, तो पहले की जो लेंथ का रेशियो है वो कितना है, 5, 5 का स्क्वायर में कितना कर दूंगा सर, 25। ठीक है, और नीचे कितना है सर एम, पहले के लिए एम कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, दूसरे के लिए सर कितना आ गया, सर R2 की वैल्यू
ये कितना करो, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर किया आपने, दूसरे के लिए कितना आ गया सर 9, और एम कितना दिया था दूसरे के लिए 3। ठीक है, अब फिर सर तीसरे की बात करो, तो तीसरा क्या आ जाएगा, R3। R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर करो तो कितना, एल स्क्वायर करो कितना 1, और सर एम स्क्वायर करोगे तो एम कितना है सर 5। तो ये R1 रेशियो R2 और रेशियो R3, ये कितना आ गया 25 अनुपाते, काट दो इसको, कितनी बार, 3 बार, 3, और रेशियो में कितना सर 1:5, 5 से सारे में गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 125 अनुपाते 5 की 15 अनुपाते 3। ठीक है, ये क्या निकल आया आंसर, देखो 125, 15 और 1। देखो ऑप्शन नंबर डी, 125, 15 और 1। क्लियर है। जब भी हमको मास दिया हो तो हमको कुछ नहीं करना है सर, हम जानते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए, और सर हम जानते हैं घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो सर आयतन को हम क्या लिखते हैं, ए इंटू डिस्टेंस लेंथ। यहाँ ए की वैल्यू उठा के बाद देना कितनी, एम अपॉन डी एल। आर की वैल्यू रो एल एम अपॉन डी एल, इसको उठा के ऊपर ले जाना, तो ये कितना हो जाएगा रो डी एल स्क्वायर, और नीचे कितना एम। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर और नीचे एम की। एल की वैल्यू भरते जाना, एम की वैल्यू भरते जाना, आपका आंसर आएगा। देखो देखो, समान पदार्थ है, दो तार हैं ए और बी, कितने हैं, थोड़ा जूम कर लें, ठीक। समान पदार्थ के दो तार हैं हमारे पास, पहला है ए दूसरा है बी, इनके द्रव्यमान है समान। ठीक, कह रहा है सर त्रिज्याएं हैं 2r और r, और पहले तार का प्रतिरोध दिया है 34 ओम, तो तार बी का हमको प्रतिरोध बताना है। इतनी सी बात है, ठीक, और कुछ नहीं दिया है इन्होंने। क्या करेंगे, देखो देखो, हम जानते हैं सर आर की जो वैल्यू रहती है वो कितनी होती है, रो एल अपॉन ए, इतना है। अब देखो त्रिज्याएं यहाँ पे दी हुई हैं, त्रिज्याएं यहाँ पे दी हुई हैं, और कुछ नहीं दिया, द्रव्यमान सेम दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ इसमें, हम्म, एक काम करो, पहले ऐसे निकाल लो कि सर तार तो ठीक है, तार बी का प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। चलो देखो सर, मान लिया R1, इसकी वैल्यू कितनी है रो, ठीक है, कितनी है सर एल, कितनी है सर पाई R1 का स्क्वायर। मैं इसको कर दूं, माना पहले का जो रेडियस है वो कितनी है R1, और सर दूसरे का जो प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है सर रो एल, और ये कितना सर पाई R2 का स्क्वायर। इतनी बात है। अब सर याद करें हम पहली चीज को, पहले हमने आपको बताया क्या, इधर देखो, हमने आपको बताया था कि जब भी सर केवल त्रिज्याएं चेंज हो रही हो तो जो फॉर्मूला आता है, ध्यान जल्दी देखना, मैं जल्दी बता रहा हूँ, A1 L1 जो कि वॉल्यूम है वो क्या होता है A2 L2, ठीक है, एक ही तार के लिए है ये। अब देखो, ठीक है, A1 L1 बराबर A2 L2, तो A1/A2 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है L2/L1, इतनी आती है। उसके बाद, उसके बाद ये जो यही है, क्या बोलते हैं इसको, R बराबर रो L/A, यही होता। तो R1/R2 की जो वैल्यू आती है वो
एक पदार्थ के लिए तो सेम होती है, तो L1/A1, और ये सर L2/A2, ये आती है L1/L2, और ये सर A2/A1, इतनी आती। अब L1/L2 को हम क्या भर दें, A2/A1, तो ये निकलती है, ये निकल के आती है कितनी, R1/R2 बराबर कितनी निकलती है, A2 का स्क्वायर और A1 का स्क्वायर, इतनी आती। तो ये होता क्या है, पाई R2 का स्क्वायर, और ये सर पाई R1 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, इससे इसको काटा, तो जो R2 आता है वो आता है, R2 आता है वो कितना आता है, R1, एक मिनट, चलो ठीक है, ये आता है R1/R2, जो वैल्यू आती है वो आती है R2⁴ और R1⁴, इतनी आती। तो दो पदार्थ हैं इस बार, है ना, एक मिनट, दो पदार्थ हैं इस बार, ठीक है, और केवल उनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं, तो इनका वैल्यू रखो, इनकी वैल्यू इधर रखो, कितना आ जाएगा, R1 R1/R2, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आया था अभी, R2⁴, तो R2 देखो, R2 कितना है सर यहाँ पे R, और R1 कितना है सर 2R, इनकी आप कर दो कितनी सर पावर 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये R1, ये कितना सर R2, और ये कितनी आई वैल्यू 1/16, तो सर अगर हम R2 की वैल्यू निकालना चाहें तो R2 कितना निकलेगा 16 गुणे R1, R1 की वैल्यू दी हुई है कितनी 34, तो 16 गुणा 34, इसको ऊपर ले जाओ, 16×4 = 64, हाथ से लगी 6, 16×3 = 48 और 6 54, अपना ऑप्शन क्या हो गया 544, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखो, एक मिनट, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, कंडक्टर का मैंने आपको अभी समझाया कि टक्कर जो है वो जल्दी जल्दी होते हैं, मतलब श्रांतिकाल घटता है, और श्रांतिकाल घटने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है वो क्या बढ़ता है, बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। अब उसने ये नहीं पूछा सर, उसने पूछा है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई के बढ़ाने पर, ताप के बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाने पर, और उपरोक्त में से सभी, ठीक है, तो एक तो आपने बताया है क्या, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, तो देखो हम लोग जानते क्या है सर, R बराबर ml/ne² टाउ टी, यही जानते हैं। अब सर रजिस्टेंस बढ़ेगा अगर हम लंबाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के। सर ताप को बढ़ा दो, ताप आप बढ़ाओगे विश्रांति काल घटेगा, विश्रांति काल घटेगा तो R की वैल्यू बढ़ेगी, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटाने पर, तो ए क्षेत्रफल ही तो है, क्षेत्रफल को आप घटा दो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो तीनों डिपेंड कर रहा है किस पे, लंबाई बढ़ाने पे बिल्कुल, ताप के बढ़ाने पे बिल्कुल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी बढ़ा घटाने पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उपरोक्त सही सारे। अगला देखो, कौन सी राशि सदिश है, तो सदिश के लिए परिमाण दिशा दोनों होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन, तो सर धारा, आपने बताया धारा, तो सर अदिश है बताया, तो धारा तो नहीं है,
शक्ति सर होती नहीं है, वाटहीन अभी पढ़ेंगे, होगी नहीं। तो धारा घनत्व आगे है, धारा घनत्व जिसको बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल, और सर ये क्या होती है आई, इसको क्या बोलते हैं जे। ठीक, इसी को लेते हैं आगे जे इक्वल टू सिग्मा, और ये क्या होता है सर ई। इसी को बोलते हैं धारा घनत्व, और ये क्या है सदिश, ये क्या है सदिश। नेक्स्ट आओ, ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। चालक और अर्धचालक देख लो, चालक का तो प्रतिरोध क्या होता है सर, ताप आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि चालक के लिए सर विशिष्ट प्रतिरोध हो चाहे प्रतिरोध हो, आर की बात करो तो कितना होता है सर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। टक्कर तेजी से होंगे, ये घटेगा तो आर बढ़ेगा। ऐसे ही सर रो के लिए, रो क्या होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहां पे भी सर टेम्परेचर बढ़ाओगे रो, ये टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा। तो चालक के लिए तो क्या होता है बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, और अर्धचालक के लिए, तो अर्धचालक में सर क्या होता है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इधर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं इधर, तो एन की जो वैल्यू हो वो क्या हो जाती बढ़, तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रो की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब एक बढ़ेगा और एक घटेगा बढ़ाने पर, तो ये बढ़ता है और ये घटता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आओ, देखो कह रहा है सर वैद्युत क्षेत्र और धारा में क्या संबंध है। अभी हाल हमने आपको बताया कि सर जे जो है वो किसके बराबर है सिग्मा और सर ई। तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है ई के, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ई के। ऑप्शन नंबर बी। इधर आओ, एक चालक में धारा आई है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है v। अब सर क्षेत्रफल कर देते हैं दुगना और धारा भी कर देते हैं दुगनी, तो सर अनुगमन वेग क्या हो। हमने आपको बताया कि सर आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, ठीक है। अब सर वो तो सीधा कह रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो, मतलब आप अनुगमन वेग को रखो एक तरफ, और ये कितना आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। ये है दुगना, ये है कितना दुगना कर रहे हैं, धारा भी दुगनी। तो तुम देख लो सर पहले कितना था वी डी, बाद में कितना हो जाता सर वी डी डैश। पहले कितनी थी धारा आई, कितना था सर ये ए, बाद में कितनी होगी धारा सर 2 आई, और ये कितना हो गया सर 2 ए, ठीक है। तो आई से गया आई, ए से गया ए, ये कितना आ गया 1/1, और ये सर 2/2, कितना आ गया 1:1, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑफ, कह रहा हमारे पास समान द्रव्यमान है, समान पदार्थ है, उसके लिए दो तार हैं, मतलब दो तार हैं, उनके द्रव्यमान और पदार्थ समान है, ठीक है। तार ए और बी है, तार ए का व्यास बी का आधा है, और तार ए का प्रतिरोध 24 है, तो तार बी के प्रतिरोध की आप बात करो, ठीक है। इतना कह रहा है। अभी हमने आपको बताया था कि सर ये जो तार ए का व्यास है, मैंने मान ला व्यास सर डायमीटर D1 जो है वो दूसरे का क्या है आधा, तो D2 का क्या है सर आधा। क्या व्यास सर त्रिज्या का दुगना नहीं होता है 2r2, और इससे इसको, ठीक है। तो सीधी सी बात है सर ये क्या हो गया R1 बराबर कितना हो गया R2, और ये कितना हो गया, ठीक। अब वो कह रहा है तार बी का प्रतिरोध बताओ, तार बी का प्रतिरोध बताओ। तो देखो ये निकल के आता है सर R1, ये निकल के आता है सर R2, और ये निकल के आता था सर R2, और ये निकल के आता था सर R1 की पावर 4, ठीक है। R2 कितना है, R2 कितना है 2R1,
कितना है 2r1, रखो इधर 2r1, और प्रारंभिक प्रतिरोध ये r1 कितना है, प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है r, इसकी पावर कितनी कर दो 4, इससे इसको काटो कितना आ गया 16, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दिया है 24, तो 24 बटे R2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बटे 2, काट दो कितना आ जाएगा 1.5, खत्म। नेक्स्ट आओ। एक मिनट, देखो 3000 कूलम आवेश प्रवेश करता है, 3000 कूलम आवेश 10 मिनट में निर्गत भी होता है। धारा बताओ, धारा का सर सीधा सा फॉर्मूला है, आवेश प्रवाह की दर को ही हम बोलते हैं क्या सर, धारा। इतनी बात है क्लियर। सर कूलम निकलता है तो लो कूलम को निकाल लो, कितने हैं सर 3000, और एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, यहाँ कितना दिया है सर मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सर 1 मिनट में 7 सेकंड कर देंगे, इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6 पंचे 30। आई की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये क्षेत्रफल है कितना 0.1 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है प्रति सेकंड अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकले तो धारा प्रवाह की बात करो। तो सर जहां भी इलेक्ट्रॉन नंबर की बात आ जाएगी हम क्या लेंगे, Q बराबर IT और Q बराबर ही क्या सर NE। इतनी बात क्लियर है। क्या लेंगे, तो सर आपने कहा धारा का मान निकाल लो, तो Q बराबर IT, और सर यही Q होता है सर NE के बराबर। और हमको निकालना धारा, हमने निकाल ली धारा, ये दिया था सर n की वैल्यू कितनी थी सर 62.5 इंटू 10⁻18। ठीक है, और ये n था और साथ में ये गुणा भी था ना। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब देखो ये हो गया, मान लो इधर शिफ्ट करो इसको, तो 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये 19 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻19, एक शिफ्ट किया तो यहाँ से ये कट गया। अब गुणा कर दो, 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32 8 40, कितना बचा 4, 16 सिंह 96 4 100, 1 2 3 पे शिफ्ट लगा दो, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। आगे कह रहा आगे आपसे वो बोल रहा सर कोई क्षण है, उस क्षण पर बंद परिपथ है, उसमें धारा बह रही है, क्लोज्ड होगा तो सर्किट धारा बहेगी। अब वो धारा जो है वो सर टाइम के हिसाब से चेंज हो रही, और वो कह रहा है कि ये जो आई की जो वैल्यू है वो है सर 4-0.08, और ये सर टी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि चालक के अनुप्रस्थ काट से 50 सेकंड में कित प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने। तो देखो 1 सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन, 2 सेकंड में कुछ,
टोटल पूछ रहा कितने का, 50 का। तो हम सर क्या करेंगे, वही चीज जिसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। आई की वैल्यू होती क्या है, तो आवेश प्रवाह की ही दर है धारा, और ये कितनी है सर, 4 - 0.08 टी। सर इधर इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये डी क्यू बराबर 4 - 0.08, और ये क्या आ गया सर, टी, और इधर कितना आ गया, डी टी। इंटीग्रेट कर दो। हमको क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो पहले अब आप क्यू निकाल लो, क्यू बराबर एन इंटू ई से क्या, एन निकाल लेना। चले ऊपर देखो सर, ये मान लिया हमने, फाइनल क्या आ गया हमारे पास, क्यू। कितना आ गया, क्यू 50 सेकंड में चाहिए था, ये कितना आ गया मान लो सर, क्यू। ये कितना आ गया, तो ये होता है सर 4 टी हो जाएगा, और ये माइनस के 0.08, और ये एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इसको काटो तो कितनी बार गया, 0.04। इधर अगर आप रखो वैल्यू तो कितनी, 0 से 50 सेकंड। यहाँ 50 की वैल्यू रखोगे तो 50 × 200 माइनस के 0.04, और 50 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। बाकी जीरो तो चला गया। अब देखो ये कितना आया, 200 माइनस, ये 1 और 2 पे शिफ्ट हुआ तो ये 2 को खा गया, तो 25 चौके कितना आया, 100। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई सर, 100। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू कितना आया, 100, ई कितना है 1.6, और 10⁻⁻19 कहाँ चला गया, ऊपर। इससे आपने इसको काटा, 16×6 = 96, कितना बचा, 10, नहीं 4 बचा, 16 दूनी 32, कितना बचा, 8, 16×5 = 80, गुणा 10⁻19, शिफ्ट कर दो इधर, तो 6.25 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। देखो ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻, अच्छा इधर शिफ्ट किए ना, तो शिफ्ट इधर कर दो, 21, कितना आया, यही आएगा देख लो, 6.25 इंटू 10⁻20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इधर देखो, देखो क्यू हमारा कितना आया, 100। क्यू कितना आया सर, 100। एन हमको निकालना था, ई कितना होता, 1.6, और ये 10⁻, ऊपर गया तो 10⁻- के 90 प्लस के 90 होगी, इसको काट दिया ऐसे, तो 16×5 = 96, कितना बचा था, 4, 16 दूनी 32, ठीक है ना, 16×96 कितना बचा, 4, 16 दूनी 32, और फिर कितना बचा, 16×5 = 80। इधर एक शिफ्ट करो तो 6.25 इंटू 10⁻20, ये काय की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो सर, तार का प्रतिरोध आर है, लंबाई को खींच के क्या कर दिया, दुगना, तो प्रतिरोध कितना होगा। अभी हमने बताया था कि अगर लंबाई को खींच के हम सर कितना कर दें, एन गुना, तो जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाता था, n², यही तो होता था। तो यहाँ कितना है सर, R1, और सर फाइनल कितना हो गया सर, R2। ये कितना आ गया सर, कितना हो जाएगा, n² होता ना, तो यहाँ कितना, 2, 2 का गुना कितना हो जाएगा, 4। आंसर कितना आ जाएगा पूरा, देख लो इसका, बताया था ना हमने, देखो
A1 A1 L1 बराबर A2 L2। इससे हमने क्या सर, A1 और A2 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, L2 अपॉन L1। और R बराबर सर कितना आ रहा था, रो R1 रो L1 अपॉन A1, और ये सर L2 अपॉन L2 अपॉन A2। इससे इसको काटा, ये आया सर L1 अपॉन L2, ये आया सर A2 अपॉन सर ये कितना आया A1। A1 अपॉन A2 को मैं सीधा लिख दूं तो कितना हो जाएगा L1 स्क्वायर, और ये सर L2 स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, दुगनी कर रहा, तो पहले लेंथ मान लो कितनी थी सर L, अब कितनी कर रहा सर 2L। इसकी क्या कर दें सर स्क्वायर, इसको क्या कर दूं, काट दूं, तो ये कितना आ जाएगा R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो R2 कितना हो जाएगा 4R1। ठीक है 4R। नेक्स्ट आओ, देखो देखो लोहे के तार का वैद्युत प्रतिरोध कितना दिया है, वो कह रहा है R। इसके स्थान पर हमने जो दूसरा तार लिया है, दूसरे लोहे का तार लिया जो पहले तार से दुगनी लंबाई और दुगनी त्रिज्या रखता था। क्लियर है बात। तो कह रहा है प्रतिरोध का मान और विशिष्ट प्रतिरोध की बात करो, तो पहले आप ये समझो कि सर वो विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहा है। और अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो आप ही ने बताया कि जो रो होता है वो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर होती है, जहां एम क्या है द्रव्यमान, ये एम क्या है द्रव्यमान। तो देखो एम तो चेंज नहीं है, आगे क्या कह रहा है एन, एन भी तो देखो चेंज नहीं है, तो ई पे भी डिपेंड नहीं है, और टाउ टाउ पे भी डिपेंड नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान तो देखो चेंज होगा नहीं। ठीक है क्यों, क्योंकि लोहे का लिया तो रो तो वैसे भी चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध देखो, जहां पे आधा लिखा वो तो कटेगा, जहां ये लिखा वो भी कटेगा। अब देखो ये तो अपरिवर्तित रहेगा, तो या तो ये ऑप्शन जाएगा या ये। अब देखो कि अलग अलग हैं, चलो अलग अलग ले लो। अब पहले आप आर की बात करो, ठीक है देखो पहले के लिए, ठीक है सर पहले के लिए ये निकाल लो आप आर, ये कितना निकलेगा सर, मटेरियल लोहे का है, रो को हम भूल जाते हैं। सर एल, एल की तो दिक्कत है नहीं, त्रिज्या की है, तो ठीक है पहले की लेंथ कितनी है L1, और सर या पहले की लेंथ कितनी मान लो सर L, कितनी मान लो L, ये मान लिया L, रो L अपॉन ए। तो ए कितना होता पाई आर स्क्वायर, पाई से तो हमें मतलब है नहीं, हमको केवल किससे है आर से। तो त्रिज्या कितनी ले ली पहले वाले की कितनी सर आर, पहले प्रतिरोध कितना हो गया R1। ये सर दूसरा आया, दूसरे के लिए जो एल की वैल्यू है वो कितनी ले ली सर, कितनी ली पहले तार से दुगनी, यानी कि कितनी ले ली 2L। और देखो त्रिज्या कितनी है दुगनी, त्रिज्या कितनी है दुगनी, तो यहां सर कितनी ले ली 2R, है ना, और इसका स्क्वायर था तो सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर था ना। तो देखो ये कितना आ गया L, ये कितना आ गया आर स्क्वायर, ये कितना हो गया सर 4R स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 2L। इससे इसको और इससे इसको हमने काटा, तो R की वैल्यू R1 और ये सर R2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये कितना बचा 2, कितना आ गया दुगना, कितना हो गया दुगना। तो हमको क्या निकालना था, तो प्रतिरोध का मान दुगना, मतलब R2 का मान क्या हो जाएगा दुगना,
R2 का मान दुगना तो नहीं होगा सर, R2 का मान क्या हो जाएगा, R1 का आधा। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो गया, प्रतिरोध का मान तो आधा, और विशिष्ट प्रतिरोध का मान चूंकि लोहे के ही लिए हैं दोनों तार तो चेंज नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आई का फंक्शन दिया है टी के रिस्पेक्ट में, टी समय है, आई को धारा बोलते हैं। सर प्रथम 5 सेकंडों में प्रवाहित आवेश का मान बता दो, मतलब क्यू की वैल्यू आप बता दो, टी यहाँ रखते जाओगे तो आई चेंज होता जाएगा, मतलब सर हम वही क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो सर आई लिया, आई को सर आपने बोला कि कितना दिया, 1.2 टी प्लस के 3। आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं सर, धारा। 1.2 टी प्लस के 3, तो डी क्यू कितना आ गया, 1.2 टी प्लस के 3 डी टी। इसको सर इंटीग्रेशन कर दो, तो क्यू कितना निकल के आ गया, 1.2, ये हो जाएगा टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, कितना है 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3t। अब इधर रख देना, ये ऐसे कर लेना, इसकी वैल्यू उठा के बाहर देना, कितने में चाहिए, प्रथम 5, तो यहाँ 0 से लेके और 5, 5 की जब वैल्यू रखोगे इधर काटो इसको, 0.6, ये 0.6, ये कितना आ गया, 5 5 25, ठीक है, और ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 3 5, सॉरी ये कितना है 5, तो 5 3 15, तो सर ये हुआ, और 25 छक्के 150, और ये एक शिफ्ट में दशमलव लग गया, तो 15 और 15 कितना हो गया 30, आंसर क्या आ गया अपना 30। ठीक, तो ये थे, थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल थे। हम लोग को देखो मेनली वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, OMR रहेगा, हमको गोले करना है, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे काई की क्वेश्चन की, उतने ज़्यादा हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एक बात आप समझ लो, जितना भी हम लोग थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं उसका 5 गुना हम लोग को काय पे करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस पे। तो जो आज की चीज़ें हुई हैं इनको आप फिर से रिकॉल करिएगा, कॉपी पेन उठाइएगा, फिर से लगाइएगा, बाकी हम ग्रुप में क्वेश्चन भेज देते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बाकी देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसी का आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे अगली क्लास। ठीक है।